हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक भी होता है, ये हमारा जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हिंदी में क्या कहेंगे, जो आपके पास विद्युत अपघटनी विलयन यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं वो कितनी कंडक्ट करेंगे उसकी बात यहाँ पर हमें करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम क्लियर करेंगे, कई स्टेटमेंट भी हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात है कि जो कंडक्शन होता है वो है क्या, इसकी बात हम कर लेते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। देखिए, कंडक्शन क्या होता है, जब हम कोई भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पावर ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी उसको चलने में सहायता करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्लियर? चालक को कहते हैं, वही हमारा मतलब है चालक। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले इसमें देखिए हम पढ़ेंगे दूसरी बात, जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालक है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, देखिए पहले जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में करंट फ्लो करने के लिए जो हेल्पिंग नेचर होता है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, तो हम इसको छोड़ते हैं। फिर हम इसमें पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। जो इसमें कई पॉइंट्स से है जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला हमारा है ओम्स लॉ। हम क्या पढ़ लेते हैं इसमें, देखिए कोई भी आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी में पास कराते हैं तो उसमें पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल। उसी को हम बात करेंगे और उसी उसमें करंट भी हम फ्लो करेंगे। तो क्या है, ओम्स लॉ। पहली बात हम यहाँ पर यही पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा है ओम्स लॉ, ये क्या होता है। चलिए देखिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो बताया गया है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो क्रिएटिंग पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल उसकी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी सी बात को बताया गया है ओम्स लॉ को। तो इसमें क्या है, V is proportional to the I। V is proportional to the I। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में करंट फ्लो की जाएगी तो फ्लो करने पर जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा वो क्या होगा, V होगा पोटेंशियल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V, इसी प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कोई एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट इसमें होगा क्या, R होगा इंटू I। अब आप लोग R जानते हैं क्या है, R होता है कि जो हेल्प करता है, जो उसको करंट को फ्लो कर रहा होता है या रोक रहा होता है, कुछ ऐसा बात की गई है। यहाँ पे जो आपने जो लिया है क्या कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट या तो ऐसा नेचर हो सकता है जो करंट को फ्लो कर रहा है या उसको रोक रहा है, तो उसकी बात। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, देखिए पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट भी ज्यादा होगा, तो उसमें क्या है, ये रोकने के लिए एक वर्ग काम करेगा। क्लियर है ना? तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये R हो गया रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात, पहले यहाँ पर हम ये R क्या है, R एक प्रोपोर्शनली स्थिरांक होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। R इक्वल टू क्या है, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया, R आपके पास रेजिस्टेंस, इसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही ओम्स लॉ से है। क्लियर? फिर अब हम दूसरी बात यहाँ पर पढ़ेंगे
कि ये जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो रेजिस्टेंस आप लोग बता सकते हैं क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस वो नेचर होता है जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का वर्क करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का, यानी जो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसके फ्लो होने में, उस जिस में जा रही है फ्लो होने में जो अवरोधन उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे R ये रेजिस्टेंस हो गया और इसकी यूनिट क्या है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ R मींस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट है ओम, ओम यूनिट। क्लियर, ये इसका सिंबल, ये रेजिस्टेंस की यूनिट। अब फिर हम दूसरी बात करते हैं, इसके जो अगला पॉइंट होगा वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको लिखते किससे हैं, इसको हम रो से लिखते हैं। कौन सा सिंबल है, रो, रो से इसको लिखेंगे। अब चलिए देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, अगर आपका जो कंडक्टर्स था वो कैसा होना चाहिए, 1 मीटर लेंथ का होना चाहिए और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो भी कैसा होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट का होना चाहिए। देखिए ये हमने क्या ले लिया है, एक कंडक्टर से ले लिया है, एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है। अब इसका जो इसकी लेंथ जो है ये लेंथ हो गई और ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी क्या है, ये 1 यूनिट स्क्वायर है। और ये क्या हो, L इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम 1 मीटर ले लें तो ये 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ठीक, क्लियर है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो होने में कोई भी अवरोधन, कोई रुकावट आएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो स्पेसिफिक। The resistance produced in 1 meter length and the cross section area of the conductor is 1 unit square or 1 centimeter square. The resistance is known as specific resistance. इसको हम क्या कहते हैं, specific resistance कहेंगे। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, R, ये किसके, ये प्रोपोर्शनल टू L, R जो है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरी बात, R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर देखिए एक बात ये ध्यान, अगर हम इन दोनों को मर्ज करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा, R इक्वल टू L अपॉन A आ जाएगा। अगर हम इसी प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव कर रहे हैं तो R इक्वल टू L अपॉन A। क्लियर है ना। देखिए ये किस पे, यूनिट और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, वही बात यहाँ पर बता, यूनिट और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना। अगर आप क्या करें, लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, एरिया डिक्रीज करते, एरिया इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसमें एक विशेष गुण होगा। क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये निकल के आएगा जो आपने लिखा है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। R क्या होगा, अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो R क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ में वृद्धि करते हैं, लेंथ में वृद्धि, वृद्धि का मतलब है इंक्रीज करना। अगर हम क्या कर रहे हैं, इनको इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, R कैसा हो जाएगा, R भी इंक्रीज हो जाएगा, R भी वृद्धि होगी, R में भी वृद्धि, R में भी वृद्धि होगी। इतनी बात ध्यान रखिए, R में इंक्रीज होगा। अगर हम A जो है, A में वृद्धि कर रहे हैं, A
इंक्रीजिंग हो जाएगी। इतनी बात यहाँ पर एक कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं आर की यूनिट, देखिए आर का हम निकालेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे, ये सब इधर चला जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ये इसका एल का रिवर्स हो जाएगा। ये बात हम यहाँ पे ये स्पेसिफिक। अगली बात है नेक्स्ट पॉइंट में होगा हमारा जो अगला है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हिंदी वर्ड में होता है विद्युत चालकता। क्या है ये भी लिख दे रहा हूं मैं, विद्युत चालकता। ये विद्युत चालकता इसका क्या है हिंदी वर्ड में। तो देखिए होती क्या है, जब कोई भी आपके पास क्या है, जो आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास कर रहे हैं तो उसमें जो हेल्प करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी चालकता, कंडेंसर। अभी पहले मैंने बताया बात किया कि इसमें हेल्प कर दे तो क्या होता है। इसकी बात अगर हम यहाँ पर करें, इसकी जो वैल्यू होती है किसी चालक में, कोई भी चालक जो होता है, जो कोई भी कंडक्टर होता है, तो उसमें क्या करता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में हेल्प कर दे, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। अगर हम इसको बात करें तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इट इज द help of the conductor, help of the conductor follow the electricity या इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में हेल्प कर दे उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है। ये रिवर्स होता है, सी से लिखते हैं, क्योंकि प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करने का काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, कंडक्शन ये करंट को बढ़ाने का काम करेगा, जल्दी फ्लो करेगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? ये अगर हम सी को निकाले तो आर अभी आपने निकाला था, आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वल टू निकाला था रो एल अपॉन ए, ये तो निकाला था। अब इसको हम ऊपर भेज दें तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन एल इंटू 1 अपॉन रो, ये आ जाएगा, ये ऊपर चला गया एल अपॉन ए। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। क्लियर है? अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए ये रिवर्स है, तो यूनिट अगर हम कह दें तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही हम सीमेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को हम सीमेंस भी कहते हैं, ऐसे लिखा है सीमेंस। और जो 1 सीमेंस होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 सीमेंस ये इक्वल टू हो जाएगा ओम इनवर्स, यानी 1 ओम इनवर्स, 1 ओम इनवर्स। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम इनवर्स। क्लियर है? 1 सीमेंस इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, ये बात हो गई हमारी। अब हमारे पास जो अगला है वो टॉपिक क्या होगा, वो हम इसकी जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको ध्यान दीजिए, ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसे कापा से लिखते हैं, ये है कापा, इसी से इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जैसी कुछ बातें अभी आपने रेजिस्टेंस में देखी थी कि कुछ चीजों को सर्टेन कर दिया गया, जैसे लेंथ को बता दिया गया और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बता दिया गया, वैसे यहाँ पर भी कुछ चीजें सर्टेन कर दी जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द रिवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है ये? उसी की व्युत्क्रम का बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिवर्स होता है। तो कापा इज इक्वल टू क्या होगा? स्पेसिफिक ये हो गया स्पेसिफिक, क्लियर है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हो गया, तो कापा इज इक्वल टू 1/रो आ गया। तो अब यहां पर आप कापा क्या लिख सकते हैं? 1/रो क्या लिखा था? देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो यही हो जाएगा कापा इज इक्वल टू, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि कापा इज इक्वल टू क्या होगा। कापा इज इक्वल टू यहां पे 1/रो, तो 1/रो आप देख सकते हैं 1/रो क्या लिखे थे? अगर हम r को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये r हो जाएगा इंटू L/A हो जाएगा, क्लियर है? ये रो आ जाएगा। रो के लिए हमने निकाल दिया है। कैसे? अभी आप लोगों ने ये r इक्वल टू उसको पढ़ा था, ये r इक्वल टू रो L/A, ये तो पढ़ा था। अब हमने क्या किया कि हम किसको निकाल लेते हैं? रो को निकाल लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो r इंटू A/L दैट इज हो गया रो, ठीक है? तो हमने यहां पर पुट कर दिया। अगर तो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/, यहां पे रख देंगे RA/L, तो L रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा। इस ऑर्डर में आपका ये आ गया कापा निकल के आ गया, क्लियर? ये कापा हो गया। अब फिर हम और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया? ये कापा इक्वल टू, अच्छा 1/r है क्या? C, तो C इंटू L/A, ये निकाल लिया, क्लियर है? तो अब हम इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं कि यूनिट इसकी क्या होगी। तो यूनिट अगर हम कापा की निकालें तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी? चलिए यूनिट देखते हैं। यहाँ पर यूनिट ऑफ कापा, कापा की यूनिट यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी? अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर कापा इक्वल टू C इंटू L/A रखा है, तो हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट C की यूनिट देखिए क्या है? सीमेंस है या ओम इनवर्स है? हमने रख लिया ओम इनवर्स, ठीक है? L की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर हो गई, अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर है? तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो क्या होगा? ओम इनवर्स ये एक माइनस हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये इसकी यूनिट आ गई, यानी यूनिट क्या हुई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। दैट इज मीन सीमेंस इनवर्स भी कर सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट, क्लियर? अब फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगले बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
इसको देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे लिखते हैं, लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इक्यू लिखा हुआ है इक्विवेलेंट और ये लैम्डा साइन है, तो लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करेगा। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ द आयन, ये आयन की कंडक्टिविटी पावर होती है, क्लियर है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो ये आयन की पावर होती है जो कहां से फर्निश होते हैं, किसी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसके लिए बात कीजिए। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर, यहां पर लिखते हैं इट इज द conducting power of iron furnished by 1 gram of an electrolyte, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट present in definite volume of solution, क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको ये मालूम हो गई भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अब होगी क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन भी होता है, देखिए जो कंडक्टिविटी हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू ये इक्वल टू होगा कि कापा यानी कंडक्टिविटी। अब देखिए 1 ग्राम ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की बात कर लीजिए, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा C EQ कह सकते हैं, EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ डेफिनेट वैल्यू, और ये कापा, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए कापा क्या है, जितनी भी करंट उसमें फ्लो हो रही थी उसकी बात की गई, ठीक है, और किसमें 1 ग्राम यूनिट कंसंट्रेशन वाले वैल्यू में हो तब के लिए ये बात की गई, क्लियर, तो ये इतना हो गया। अब फिर हम और आगे इसी में निकालते हैं, देखिए जो ये CEQ है वो होता क्या है, वो है 1 अपॉन वॉल्यूम EQ, EQ वॉल्यूम EQ का मतलब क्या है, वॉल्यूम EQ, इसको समझिए, ये वॉल्यूम है यानी जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 अपॉन वॉल्यूम, n अपॉन वॉल्यूम, C is equal to n upon V, that is n means 1 ग्राम ऑफ आयरन ले लिया गया है, यानी 1 मोल के लिए नंबर ऑफ मोल, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल, जो कि 1 कर दिया गया, वॉल्यूम ले लिया गया, तो ये आपके पास इतना हो जाएगा, क्लियर है, ये इतनी बात। फिर अब हम इसी को और लिख सकते हैं, देखिए क्या यहीं पर C के प्लेस पर लिख सकते हैं, इसी को और आगे हम इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो लैम्डा EQ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कापा अपॉन 1 अपॉन VEQ, VEQ, अब ये VEQ ऊपर चला जाएगा रिवर्स होके, तो लैम्डा EQ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा इनटू VQ, ये रिलेशन निकल के आया, क्लियर है, तो इसकी बात हो गई हमें। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी आएगा वैल्यू, अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिट आप निकाल सकते हैं, कापा की यूनिट रख दीजिए और वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है, यूनिट हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम की अगर हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है ये होता है
1000 लीटर में जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वही उसकी क्या होता है कि इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी हो जाती है। तो नॉर्मलिटी को यहाँ पर लेना, यानी नॉर्मलिटी क्या होती है 1000 ग्राम में उनके आत्मों की जो संख्या होगी विलय के वही उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 1 ग्राम तुल्यांक की। तो 1 ग्राम जो तुल्यांक है यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड के लिए बात की गई है। तो ये आ जाएगा आपके पास एन क्या एन दैट इज आप ये बता सकते हैं कि ये नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी क्लियर है, ये नॉर्मलिटी रखी है, ये नॉर्मलिटी से आप कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी आप इसको यहां पर रख दीजिए लैम्डा इक्यू, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा कापा इनटू हो जाएगा 1000 अपॉन हो गया एन, एन फॉर नॉर्मलिटी। ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या होगा। अब हम मोलर जो है मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, चलिए मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लैम्डा एम से क्या है मोलर कंडक्टिविटी ये होती क्या है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन फर्निश्ड बाय द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो भी देखिए कैसे होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात की गई है तो वो क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है कंसंट्रेशन 1 मोल हो गया, 1 मोल कंसंट्रेशन। जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो इसमें कुछ आयन निकलेंगे, क्या निकलेंगे आयन निकलेंगे। तो वो जितने भी आयन होंगे क्लियर है वो सब क्या हो जाएंगे आयन, इसके 1 मोलर आयन होंगे, ठीक है 1 मोलर। अब 1 मोलर आयन से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो क्या मोलर कंडक्टिविटी होगी। क्लियर हो समझ में आया, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस से जितने आयन फर्निश्ड हो रहे हैं और वो कंडक्ट करेंगे तो वही उसकी क्या कहलाएगी, क्योंकि आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे तो आयनों के जो नंबर होंगे वही क्या कहलाएगी कंडक्टिविटी कहलाएगी। कितने में 1 मोल में। जब एक कंडीशन दे देंगे तो उसको क्या कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। चलिए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब ये आपने पता कर लिया कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, कंडक्टिविटी ये m हो गया, ये कापा इनटू cm। अब बात आ गई हमारे पास cm की, तो cm है क्या, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 मोल के लिए हो गया तो 1 अपॉन Vm हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन Vm। अगर हम यहीं पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा कापा अपॉन 1 अपॉन Vm ऊपर आ जाएगा तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा कापा इनटू Vm हो गया, ये आपके पास आ गया क्लियर। फिर अब हम क्या कर सकते हैं Vm वही बता सकते हैं, Vm है क्या Vm है 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, जितना भी मोलरिटी होगी वही मोलर कंसंट्रेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लैम्डा m रखते हैं तो यहाँ पर कापा इनटू हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा m। m है क्या m है मोलरिटी, क्या m है क्या m को क्या बताएंगे m है मोलरिटी। जो इसकी मोलरिटी की बात की गई है m हो जाएगी मोलरिटी, बस वहीं पर ये बात रखते नहीं है कि m मोलरिटी है, बस आगे। ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ गया। क्लियर, ये इतनी बात हो गई, मोलर कंसंट्रेशन हो गया।
अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा कोलराउस लॉ। क्लियर है? तो ये कोलराउस लॉ है। देखिए कोलराउस जो लॉ है वो क्या है और कब बताया गया? कोलराउस ने, देखिए कोलराउस ने इसको बताया 18 किस समय इसको कोलराउस ने, पहले बात करते हैं थोड़ा सा कि कोलराउस ने किसके संबंध में बात की। कोलराउस ने जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया तो इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो निकल के आती थी उसके संबंध में बताया। जैसे ही उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, आयन में डिकम्पोज हो जाता है। और उसकी क्या लेंगे कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे लिया, इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो उसके जो आयन भी होंगे वो भी इनफिनाइट डाइल्यूशन के होंगे। तो उसी की बात की। तो कई जब डाइल्यूशन का यानी मोलर कंडक्टिविटी का विशेष अध्ययन किया, स्टडी किया, तो स्टडी निकल के पता चला कि इसकी जो बात है वो बताया इन्होंने कि 1875 में इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि जब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाएगी तो वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी उसमें जो भी आयन होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है ए बी, जो कि ब्रेक हो जाता है किसमें डीसी को लगा दिए तो ये हो जाएगा ए प्लस प्लस बी माइनस में। तो इसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, ये होगी मोलर कंडक्टिविटी, इनफिनिटी कंडक्टिविटी ऑफ ए बी होगी। और ये क्या हो जाएगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिटी कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा हम इनफिनिटी पे देख रहे हैं, ये भी माइनस हो गया। ठीक, तो इसी की बात की कब हुआ, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा। क्लियर? जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया तब ये बात। तो यहाँ पर इन्होंने लिया कि कोई भी हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो, अगर हम लैम्डा इनफिनिटी बात कर रहे हैं किसी की भी, कोई भी तो ये आ गया उसकी कटायन और एनायन दोनों की कंडक्टिविटी का सम होगा। क्लियर? ये कोलराउस के रूल के अकॉर्डिंग। एज देखिए, एज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास था NaCl, इसको हमने ब्रेक करके डिकम्पोज हो गया, एक इसमें हो गया Na प्लस Cl माइनस में डिकम्पोज हो गया। अब जब ये डिकम्पोज हो गया तब इसमें देखते हैं किसमें ये क्या हुआ, इसकी कंडक्टिविटी जो आएगी, इसकी कंडक्टिविटी इनफिनिटली डाइल्यूशन पे दिया तो ये आ जाएगा NaCl, इसकी क्या आ जाएगी लैम्डा इनफिनिटली Na प्लस, और इसकी क्या आ जाएगी लैम्डा इनफिनिटली Cl माइनस। तो ये होगा क्या, लैम्डा इनफिनिटली Na प्लस NaCl, ये हो जाएगा लैम्डा इनफिनिटली Na प्लस और फिर प्लस लैम्डा इनफिनिटली Cl माइनस। क्लियर? ये क्या हुआ इस टाइप। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी बात करेंगे। एज इसमें आ जाओ, इसमें MgCl2 में इसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, ये होगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पे लैम्डा इनफिनिटली, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये MgCl2 हो जाएगा, और ये इसको इक्वल टू होगा लैम्डा इनफिनिटली Mg2 प्लस अब 2 Cl है तो 2 पहले लिखोगे, फिर लैम्डा इनफिनिटली
बात को यहाँ पर ध्यान देंगे, जितने भी आयन होंगे वो आयन नंबर यानी नंबर ऑफ मोल